हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखे। तो गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो है वो निम्नलिखित है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट। ये 4 जो है ये गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। चारों को अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि पूछा जाएगा कि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात में सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर स्थित है, और ऑप्शन में अगर अहमदाबाद रहे तो लिख सकते हैं अहमदाबाद, टिक कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन में सूरत रहे तो सूरत को भी टिक कर सकते हैं। तो चारों का नाम याद रखिएगा। ये 4 जो हैं अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, ये गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य के नाम इस प्रकार से हैं: उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। इन चारों राज्यों में ही लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। चारों का नाम अच्छे से याद रखिएगा। समझ गए ना। ये क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन से हैं, और ऑप्शन में रहेगा, एक रहेगा बिहार, एक रहेगा राजस्थान, एक रहेगा कर्नाटक और एक रहेगा आपका कुछ और भी रह सकता है, जैसे आपका हो जाए कोई भी राज्य का नाम रहे जहाँ पर कि लौह अयस्क का उत्पादन नहीं किया जाता हो। समझ गए ना। और एक रहेगा कर्नाटक, या फिर एक छत्तीसगढ़ रहेगा, या झारखंड रहेगा, या उड़ीसा रहेगा। तो आप लोग इसको ही टिक कीजिएगा कि भारत में लौह अयस्क का उत्पादन इन्हीं राज्यों में किया जाता है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन पहला रहेगा उड़ीसा, दूसरा रहेगा झारखंड, तीसरा रहेगा कर्नाटक और चौथा रहेगा इनमें से सभी। तो क्या टिक करेंगे? इनमें से सभी। इन सभी राज्यों में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यानी कि सिंपल सा है कि आपको ये चारों राज्य का नाम याद रखना है। इन चारों राज्यों में ही लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत के 2 लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम लिखे। तो उत्तर भारत के 2 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें कि पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में स्थित है। दोनों का नाम अच्छे से याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो कहीं पर भी पूछा जाए बस आपको आंसर याद रखना है कि 2 लौह इस्पात केंद्र के नाम पूछा जाए तो इस तरह से आपको दोनों को लिख देना है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, मेगा सिटी क्या होती है। तो मेगा सिटी ना वैसे शहर को कहा जाता है, वैसे नगर को कहा जाता है जिसकी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। जैसे कि हमारा जो मुंबई शहर है उसका जनसंख्या 10 लाख से भी कई गुना ज़्यादा है, यानी कि मुंबई क्या हुई तो मेगा सिटी हुई। दिल्ली की भी जनसंख्या कितनी है तो 10 लाख से अधिक है, तो दिल्ली क्या हुई तो दिल्ली भी जो है मेगा सिटी हुई। यानी कि एक ऐसा शहर जिसकी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मेगा सिटी कहते हैं। इसमें और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विश्व के ये प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होंगे, उच्च घनत्व होगा यहाँ पर इस सिटी का, मेगा सिटी का, आधुनिक बुनियादी ढांचा होंगे यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे, और आर्थिक गतिविधियाँ वाला ये शहर होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए टोक्यो जो है ये भी मेगा सिटी है, न्यूयॉर्क क्या है तो मेगा सिटी है, लंदन, मुंबई, दिल्ली ये सब क्या है तो मेगा सिटी शहर है। सबको अच्छे से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मेगा सिटी शहर है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से एक कोई ऑप्शन रहेगा मुंबई या दिल्ली रहेगा या न्यूयॉर्क रहेगा, तो आप उसको टिक करेंगे। समझ गए ना। मेगा सिटी मतलब ऐसा शहर जिसकी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। समझ गए ना। बस इतना याद रखिएगा, उसके बाद आप खुद से बना करके एग्जाम में लिख ही दीजिएगा लघुत्तरीय प्रश्न में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है, तो आप लोग किस तरह से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को पहले से ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से आपको इस पीडीएफ को लेना है। तो इस पीडीएफ में मिलेगा आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा, और गेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आपका जो ज्योग्राफी है वो 2 भागों में बटा हुआ है। दोनों भाग मिला करके कुल आपको मिला करके 21 चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ना है, और इन 21 चैप्टर से ही आपके एग्जाम
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के 21 चैप्टर लास्ट तक, उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको मिल रहा है आपके एग्जाम में ज्योग्राफी में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये रखे हैं, ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। समझ गए ना? पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल आपको 20 रुपये पे कर देना है। और जैसे आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। इसी नंबर पे भी करना है और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद व्हाट्सएप पर बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और जो भी पीडीएफ में जितना क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाहर से आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग भी चाहें तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम लिखें। यानी कि ना, निर्यात मतलब क्या होता है, हमारे देश से भेजा जाता है, और आयात मतलब हमारे देश में लाया जाता है। तो भारत में क्या क्या आयात किया जाता है, कुछ का नाम आपको बताना है, कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम आपको बताना है। तो भारत में कच्चा तेल को आयात किया जाता है, पूंजीगत वस्तु को, रत्न और आभूषण को, रासायनिक संबंधित उत्पाद को, इलेक्ट्रॉनिक सामान को, यानी कि इन सभी चीज़ों का आयात किया जाता है भारत में। याद रखिएगा 4-5 है, इसमें से आप कुछ भी और लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी मन में आए जिसका कोई आयात किया जाता हो भारत में उसका नाम आप लिख सकते हैं। समझ गए ना? जैसे कि कच्चा तेल, पूंजीगत वस्तुएं, रत्न और आभूषण, रासायनिक और संबंधित उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन सभी चीज़ों का भारत में आयात किया जाता है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखें। कृषि आधारित 2 उद्योग कौन से हैं भारत में? तो पहला तो है चीनी उद्योग, जो कि शुगर इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, और गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है। यानी कि ये भी क्या हुआ, तो कृषि आधारित उत्पाद ही हुआ, क्योंकि गन्ना कहाँ पर की जाती है, तो खेती से उत्पादन किया जाता है, और गन्ने से क्या बनाया जाता है, तो चीनी को बनाया जाता है। यानी कि चीनी उद्योग जो होगा, शुगर इंडस्ट्री जो होगा, वो आएगा कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत। उसके बाद है कपास उद्योग, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री, कपास से कपड़ा और रेशे का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो कपड़ा होता है वो भी बनता है किससे, तो कपास से, और कपास की खेती की जाती है। यानी ये भी हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग ही। 2 बस आपको याद रखना है, शुगर इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री, बस हो गया। अब उसके बाद तो खुद से बना करके लिख ही दीजिएगा। समझ गए ना, कि शुगर इंडस्ट्री में खेती की जाती है गन्ने की, फिर उससे तैयार किया जाता है गन्ना, फिर गन्ना को फैक्ट्री में भेज करके चीनी तैयार की जाती है। ये सब खुद से आप बना करके लिख देंगे डिटेल में। ये 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो फिर भी आप लिख पाएंगे। इसमें कुछ खास आपको समझने जैसा है ही नहीं। बस याद रखना है भारत के कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, तो शुगर इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री। आपसे एग्जाम में बता ही चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं। 4 ऑप्शन में से कोई अगर ऑप्शन आपको दिख जाए, शुगर इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री, तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। समझ गए ना? ये सब क्या है, तो ये सब कृषि आधारित उद्योगों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण तथा प्रदूषकों में क्या अंतर होता है? अब प्रदूषण और प्रदूषकों, इस दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो प्रदूषण जो वातावरण में हानिकारक पदार्थ का प्रवेश हो जाता है उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि जल प्रदूषण होता है, जल में जो कचरा फेंक देते हैं, वायु प्रदूषण, जो फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं होती है, ये कई प्रकार की धुआं होती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, जो बड़ा बड़ा हम लाउड स्पीकर बजाते हैं, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाली जो आवाज़ें होती है मशीन की, इन सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण होता है। इसके अलावा और क्या क्या है, तो ये तो आपका हो गया प्रदूषण। और प्रदूषक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताना था ना, प्रदूषण और प्रदूषकों में। तो प्रदूषण तो समझ गए, लेकिन प्रदूषक क्या होता है, तो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ का एजेंट, जैसे कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा। यानी कि जो कचरा होता है, जैसे कि अभी आपको बताते हैं, ये जो वायु प्रदूषण होगा, तो वायु प्रदूषण जो होगा, जो धुआं निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो फैक्ट्री में जो धुआं, फैक्ट्री में जो मशीन चलेगी उसका जो धुआं निकलेगा, तो वो धुआं जो यहाँ पर हम घर में अगर
खाना बनाएंगे लकड़ी पे या फिर लकड़ी जलाएंगे तो उसका जो धुआं होगा, दोनों धुआं सेम तो नहीं होगा, दोनों में से अलग अलग प्रकार के धुआं निकलेगा और दोनों का जो किसी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा तो हो सकता है किसी से कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो इस तरह से अलग अलग धुआं अलग अलग चीज़ों को जलाने से निकलेगा। या फिर जल प्रदूषण भी जो होता है, इस अलग अलग प्रकार का जल प्रदूषण होता है। अगर हम किसी पानी जो होगा या जल होगा वहाँ पर हम अगर प्लास्टिक फेंक देंगे, पॉलीथीन फेंक देंगे तो उससे अलग प्रकार का प्रदूषण फैलेगा। लेकिन अगर फैक्ट्री का कोई वेस्ट निकलेगा या कोई रासायनिक प्रदूषण को हम पानी में फेंक देंगे उससे अलग प्रकार का प्रदूषण होगा। यानी कि अलग अलग प्रकार का जो प्रदूषण होगा उसी को कहा जाता है प्रदूषक। जो प्रदूषण फैलता है और उससे जिस कारण से वो फैलता है उसी को कहा जाता है प्रदूषक। यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ या एजेंट को कहा जाता है प्रदूषक। समझ गए ना। प्रदूषण और प्रदूषक प्रदूषण का ही कारण है जबकि प्रदूषण इसका परिणाम है। यानी कि सिंपल सा है, ये सब आपको अगर समझ में नहीं है तो जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण के कारण ये क्या होता है, प्रदूषक होता है। यानी कि प्रदूषण फैलेगा, जो हम पानी गंदा करेंगे या फिर जो हवा में प्रदूषण फैलेगा इसके कारण क्या होगा, तो प्रदूषक होगा। प्रदूषक किसको कहेंगे, तो जो धुआं निकलता है या पानी जो गंदा होगा उसमें जो गंदगी आएगी उसी को कहा जाता है प्रदूषक। समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। तो प्रदूषण और प्रदूषक में समझ गए, यही डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। तो भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम निम्नलिखित हैं, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन और पारादीप। ये जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 पत्तनों के नाम है। चारों को अच्छे से याद रखिएगा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन और पारादीप। समझ गए। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और ऊपर जो आपको PDF बताएं, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस PDF को नहीं लिए तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाहर से आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।